ठीक है, आपके 50 आए मॉडर्न। एक बुक हमको भी चाहिए, तो मैं उससे थोड़ा सा टाइम लाइन सब चेक कर यहाँ पे तो है, दे दो एक किताब। चलिए नाउ अब आपके में दिखाया गया है कि बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी अखलाके नसीरी। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखो, मैं इसी पे बना देता हूँ पीडीएफ। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पीडीएफ क्लास 10। The print culture and modern world. Now, देखिए, so it is difficult for us to imagine a world without printed matter. तो पहले क्या होता था, लोग चित्र बनाते थे। ये मुगल काल की बात दिखाई जा रही है, और इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि पहले अलग अलग लिखते थे पेपर पे। पेपर तो हो गया था, पेपर चाइना में हो गया था, लेकिन प्रिंटिंग मशीन और ये सब नहीं थी। ठीक है, ब्लॉक्स नहीं बनाए जाते थे कि लेटर को छापा जा सके। इवन इंक भी चाइना में ही बनी है सबसे पहले। तो वो जो भी बनाते थे पहले, उससे बहुत पहले चले जाओ तो ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था। ये जितने वेद लिखे गए ये सब किस पर लिखे गए हैं? ताड़ पत्रों पर। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पेपर पे लिखना, चित्र बनाना, और उसकी ये बुक बाइंडिंग दिखाई जा रही है। इसको कहते हैं अखलाक ए नसीरी। दैट इज बुक बाइंडिंग फ्रॉम द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाक ए नसीरी। एक पुस्तक का नाम है। So it was there, how this was done, अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। So it was referred कि how the book was made before the print media came to India. Okay, ये यहाँ पे देखो। अब आगे देखो। So we will look at the development of print from the beginning in East Asia to its expansion in Europe and India. यानी ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? एशिया के ईस्ट से फैली हैं। ओके, सो एशिया के ईस्ट से ये फैलते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गई? यूरोप में। तो ईस्ट एशिया कहाँ है जहां से ये पहुंची? ये देखिए, सो दिस वाज, ये दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, और इसका ईस्ट कहाँ है बताओ? ईस्ट का मतलब इधर। तो दिस इज ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया से हाउ इट केम टू इंडिया, हाउ इट हैज गॉन टू यूरोप, वी विल सी इन दिस चैप्टर कि हाउ द प्रिंट कल्चर, दैट इज सिल्क बनाना, ये भी चाइना ने सिखाया। पॉटरी, ये भी चाइना ने वर्ल्ड को दी। और तीसरी चीज है प्रिंट मीडिया। ये तीन चीज चाइनीज की। सो हाउ दिस टेक्नोलॉजी स्प्रेड।
द आर्ट ऑफ राइटिंग, सबसे पहले कैलीग्राफी चलती थी, और जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले थे वो मुगल राजाओं के समय में हाईली पेड लोग थे, और जो चित्र बना पाते थे, जैसे आप लोग देखेंगे अकबरनामा बाबरनामा लिखा जाता था ना, तो उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, उसमें कलर भरे जाते थे, और नेचुरल पत्तियों के फूलों के रंगों से कलर बनाए जाते थे पेस्ट कर करके, और फिर उसी में पानी में भिगा कर उसको कलर किया जाता था। सो इट वाज प्रोमिनेंट आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग, और उसको सोने के पानी से भी चढ़ाया जाता था। इट वाज बहुत मेन जॉब था, प्रोमिनेंट जॉब था, दैट इज वास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। Before print media came, before age of print, print के आने से पहले ये था, the earliest technology was a system of hand printing and it was developed in China, Japan and Korea. The earliest kind of technology, ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? Was hand printing, which was developed. देखिए यहाँ पर कोरिया है, दिस इज ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे इसी में जो बढ़ गया इसको अमेरिका ने इसका डिवीजन कराया है, तो ये नॉर्थ को तो कोरिया में बोल रहा हूँ, दिस इज कोरिया। और ये क्या हुआ, ये जापान और ये चाइना, तो 3 जगह ये फैली है, ठीक है। सो विच वॉज डेवलप्ड इन कोरिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ब्यूटीफुल राइटिंग डन बाई स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वॉज कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। एक होता है कैलीज, एक होता है कैकोज। कैली, एक क्या होता है कैको। कैको का मतलब भद्दा, और इसका मतलब क्या होता है सुंदर। ग्राफी का मतलब राइटिंग, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कैको पिजियन, भद्दा पिछवाड़ा, और कैली पिजियन, जो मोटा मोटा पैसे ऐसे ऐसे चले तो कहेंगे कैको पिजियन, और कोई बहुत सुंदर चले तो कैली पिजियन कहते हैं कि नहीं, बहुत सुंदर चाल है इसकी। उसी तरीके से ग्राफी में भी है, कैलीग्राफ को अच्छा ना लिख पाए तो कहेंगे क्या कैकोग्राफिक लिख डाला। आप लोग बोलते समय भी ये बोलते हो, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग। समझ में आ गई बात कि नहीं? दैट इज द क्राफ्ट्समैन। अगले पेज पे लिखा हुआ है कि स्किल्ड क्राफ्टमैन। बिफोर प्रिंटिंग क्या होता था, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे वो क्या करते थे, मेड डुप्लीकेट कॉपीज। उसके लिए 4 महीने 5 महीने लगते थे एक कॉपी का डुप्लीकेट बनाने में, और लोग इसके लिए हैंडसम मनी देते थे, बड़ी ज्यादा कीमत, कि हमें इसकी कॉपी चाहिए, तो 5 महीने कैलीग्राफर लेता था, तब उसकी कॉपी बना गया। और किताब को सबसे अच्छी जगह पे इंपॉर्टेंट प्लेस पे रखा जाता था, जो कैलीग्राफी थी, ठीक है। सो बिफोर प्रिंटिंग स्किल्ड क्राफ्टमैन कॉल्ड कैलीग्राफर मेक डुप्लीकेट कॉपीज। इट वॉज ए टेडियस जॉब, ये बहुत मेहनत का काम था, एंड टेक्स मंथ्स फॉर कंप्लीटिंग वन डुप्लीकेट कॉपी। मेक डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। इट वॉज टेडियस जॉब, टेक्स मंथ्स टुगेदर to complete it। तो ऐसा किया जाता था। नाउ China has started this at large level।
it has recruited, that is सिविल एग्जाम होता है जैसे हमारे यहाँ, तो अभी हमारे सिविल सर्विसेज होती है, वैसे उसने सिविल एग्जाम लिए, उनके द्वारा रिक्रूट किया कि तुमको प्रिंटिंग में काम करना, यही सब काम करना है, और उन्होंने एक ऐसी डिवाइस डेवलप कर ली कि प्रिंट ही करने लग गए। तो चाइना में सबसे पहले इसे बड़े स्तर पर किया गया, इस चीज को लिखो। तो दैट इज द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना। कौन थी राजशाही उस समय? इंपीरियल चाइना की बात कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज ओरिएंटल कंट्रीज। ओरिएंटल हम सभी को कहा जाता है, दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज, और इन सबको क्या कहा जाता है? ये कौन सी कंट्री है? वेस्टर्न, और इन्हें क्या कहा जाएगा? ईस्टर्न। ओरिएंटल, ठीक है। तो ये पश्चिमी देश है, और ये क्या है? पूर्वी देश। दे वर थिंकिंग दैट ओरिएंटल्स आर इंफीरियर टू अस। वेस्टर्न कल्चर, जैसे कोई कहता है वो तो वेस्टर्न कल्चर में घूम रहा है, और ओरिएंटल कल्चर को इंफीरियर माना जाता था। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने OBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ चाइना बनाया, जो बड़े बड़े अमीर लोग इंडिया में अभी भी है। तो अब जरा देखिए, तो इन्होंने मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो ये कैसे आया? तो इंपीरियल चाइना हैज रिक्रूटेड, ठीक है, पर्सनल्स फॉर प्रिंटिंग थ्रू सिविल एग्जाम्स, और उनको रेगुलर पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, सिविल एग्जाम्स। नाउ इन China since 594 AD wood blocks were used for hand printing। तो क्राफ्टमैन का काम ये करते थे इन चाइना। कब से? 594 AD, सिंस 594 AD। AD का मतलब है कि अभी हम लोग कितने AD पे चल रहे हैं? 2025, और ये कब AD की बात की जा रही है? That is Anno Domini, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, कुछ भी आप ले लें, उन्हीं के बाद ही आता है। 36 साल की उम्र पे थे तब से शुरू हुआ। Now 594 AD, ये आप ये कह सकते हैं उस समय जब भारत में अशोक का जब राज्य हुआ करता, सम्राट अशोक का, वो 620 ही था। जिस समय महात्मा बुद्ध का उदय हुआ, महावीर स्वामी का, वो सब उसी समय के बाद की बात है, ठीक है कि नहीं? तो उस समय क्या हुआ बताइए? दैट एट दैट टाइम वहां पर सबसे सॉफ्ट लकड़ी कहाँ की होती है, जिससे माचिस बनती है, जिससे सब पेपर आते हैं। जो तुमको यहाँ रिम मिलता है ना, कितने का? 300 रुपए का रिम है, वो 35 रुपए का कोरिया में, इंडोनेशिया में बिकता है। अली बाबा के थ्रू पता करना। रिम क्या? रिम का मतलब है जिससे जीरोक्स कराने जाते हैं, 500 पेज की रिम, पूरी 500 पेज का पूरा बंडल आता है ना, जिसमें वो जीरोक्स निकाल के करता है, वो कोरिया में अभी भी, और इंडोनेशिया में 35 रुपए का। तो इट इज सो चीप। तो सबसे पहले पेपर, क्योंकि वहां की लकड़ी कैसी है? सॉफ्ट लकड़ी पर क्या कार्विंग हो सकती है? तो वो कार्विंग कर लेते थे, ब्लॉक्स बना लेते थे, फिर उससे ठप्पा लगा के प्रिंट बनाते थे। तो उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी भी तुम लोग साड़ी और चादर पे ब्लॉक प्रिंटिंग सुनते हो ना, वो यही है, ब्लॉक से जो लगाना। कभी लोग ब्लॉक से मेहंदी भी लगा दिया करते हैं। तो ये अर्लियर इन दिस ब्लॉक प्रिंटिंग वाज, ठीक है, चलन में थी उस समय। तो that at that time the block printing was used for hand printing. Block printing was used as hand printing. इसके लिए कोई मशीन नहीं थी। सर इसमें जो था ना कि चाइना में बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम थे, तो उसके लिए एग्जाम्स हो रहे थे, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक्स की जरूरत थी, इसलिए हुआ था। वैसा है। अब देखिए, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम व्हिच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द sponsorship of imperial state. From the 16th century, the number of examination candidate went up and increased the volume of print. Number of examination candidate went up. ठीक है, was printed from the number of examination went up and increased. मुझे लग रहा है ये
इसमें आप ये लिख देंगे कि इसके लिए नहीं रिक्रूट हुए ना, इस लाइन को हटाओ, तो दैट इज, ये लाइन हटा दीजिए। तो असली चीज क्या है, रिक्रूटेड पर्सनल क्या, थ्रू सिविल एग्जाम्स, तो उसके लिए उसको बहुत सारी बुक्स देनी थी, तो बुक्स के लिए उसे क्या चाहिए था, प्रिंटेड मटेरियल चाहिए था, तो उसके लिए उसको अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो बहुत फास्ट तरीके से प्रिंट कर सके। तो ये चीज कही बुक में कि यहाँ पर फॉर सिविल एग्जाम्स, इस लाइन को हटाओ, तो क्या हुआ, रिक्रूटेड पर्सनल फॉर प्रिंटिंग, ये लाइन हटा दो, तो क्या लिखेंगे, दैट इज पर्सनल। ये कब हुआ, कोई ईयर नहीं दिया ना, 16th सेंचुरी, तो ये लाइन ही हटा दो, हम लोग लाइन से चलेंगे, हटाइए लाइन। अभी हम लोग सबसे, ये लाइन हटाओ, पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दैट इज 5, टाइम लाइन के हिसाब से चलेंगे, देखो इन 594 AD ब्लॉक प्रिंटिंग was done in China। चाइना में ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, सही है, AD में ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। उसके बाद क्या हुआ, नाउ इट वाज द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना was the major producer of hand printed material। इस चीज को कहते हैं हैंड प्रिंटिंग। और जब ये ब्लॉक प्रिंटिंग वहां शुरू हो गई, ये वर्ल्ड में चाइना सिल्क रूट से, सिल्क रूट आप जानते हो कहां से पैदा होता है, ये यहां से चलता है और इधर से देखो, यहां से होता हुआ, दिस इज हिमालय, हिमालय से होकर ये इधर पहुंचता है, ईरान पहुंचेगा, ईरान से होता हुआ ये इधर यूरोप तक जाता है। इसको क्या कहते हैं, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के वजह से, तो सिल्क रूट से जो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल है, इट मूव्ड वाया सिल्क रूट, क्योंकि इस रूट से सबसे ज्यादा क्या होता था, सिल्क जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिल्क रूट। तो वो लोग जो शहतूत या मलबरी लीफ से सिल्क बनाते थे, उसके कीड़े होते हैं ना, प्यूपा, तो सिल्क उससे बनता है, तो उसी रूट से फिर चाइना के बर्तन जाने लगे, और उसी रूट से और क्या चीज जाने लगी, that is the printed material। तो China was the Royal Imperial China was the largest exporter of block printing material to the world। चाहे वो क्लॉथ में करता हो, चाहे सिल्क में करता हो, सिल्क में भी करता होगा और पेपर में भी करता था। तो that is Royal China या Imperial China was major exporter। सर वो आपने लीडियस सिखाए थे, बोलो, वो पिछले पॉइंट में आपने इट वाज लीडियस जो था ना, टीडियस, टीडियस कहाँ पे है, आपने एल, इट वाज टीडियस जॉब, ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, मेड बाय हैंड या ब्लॉक प्रिंट, तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो चीज मैकेनाइज हो जाती है, तो इसीलिए वो अब मशीन की जरूरत पड़ने लगी। जब वर्ल्ड में डिमांड बढ़ेगी इस चीज की, तो उसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसके इनोवेशंस भी होंगे, नए नए इन्वेंशंस होंगे। अब जरा देखिए, शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। तो दैट इज चाइना का मेन सिटी है शंघाई। तो शंघाई यहाँ पर कहीं पर होगा, दैट इट बिकेम द प्रिंटिंग हब। बीजिंग तो वहाँ की राजधानी है ना, चाइना की राजधानी तो बीजिंग है, लेकिन शंघाई एक टाइम पे नेक्स्ट बेस्ट सिटी माना जा सकता है। बिकेम द प्रिंटिंग फॉर दिस पर्पस। ओके, नाउ अंडर रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद धीरे धीरे आप ये इसमें अगले डायग्राम में देखोगे तो क्या दिखा जा रहा, दैट इज डायमंड सूत्र। कुछ सूत्र दिखे गए हैं, तो वो किसने लिखे थे, डायमंड सूत्र बुद्धिस्ट ने लिखे थे।
तो बुद्धिस्ट मिशनरी उस समय काम पर थी, उनको अपने रिलीजन का प्रचार करना था। तो इसमें देखिए देयर वर सम जो लेटर्स, बुद्ध के सूत्र थे, उनको डायमंड सूत्र कहा गया, ऐसे ए पेज फ्रॉम डायमंड सूत्र। तो इट वाज बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। अब ये टेक्नोलॉजी किसको ट्रांसफर कर दी गई? जापान को ये 768 में ट्रांसफर कर दी गई। एंड ग्रेजुअली दिस हैंड प्रिंटिंग वाज मैकेनाइज्ड। अब ये मशीन में बदल गई। धीरे धीरे उसी को जो हाथ से मारने वाला है उसको धागे से, रस्सी से करने लगे, और धीरे धीरे से उसको फिर पहिए से करने लगे। इट वाज ए ग्रेजुअल शिफ्ट। जैसे ही सब जगह पहिए का वो मतलब और भी जो चीजें मशीन्स का आविष्कार हुआ, वो यूरोप में स्पिनिंग जेनी का हुआ, तो वहाँ उन्होंने अपने प्रिंटिंग मटेरियल दिए, वहाँ से मशीन ले ली। तो धीरे धीरे वो सिस्टम जो मशीन का था, गियर सिस्टम का था, वो यहाँ पर भी आ गया। सो स्लोली दिस ब्लॉक प्रिंटिंग वाज मैकेनाइज्ड। तो अब आप ये देखें कि दैट ये टेक्नोलॉजी चाइना से कहाँ गई? इन जापान। और ये किसने इंट्रोड्यूस की? दैट इज, नोट करते जाइए, दैट इज बुद्धिस्ट मिशनरी इंट्रोड्यूस्ड दिस टेक्नोलॉजी इन 768। अब यहाँ से कितने साल बाद? अब 200 साल 150 साल बाद फिर आगे बढ़ गई, जापान चली गई। लिखिए इस चीज को, दैट इज बुद्धिस्ट मिशनरी सब। यहां देखिए, जो सम्राट अशोक को हम जानते हैं, जिसने अपने 100 भाइयों को मारा था राज्य करने के लिए, उसने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी। हाँ, तो उसने क्या किया, ये उड़ीसा या उत्कल, इसको कहते हैं ना उत्कल प्रदेश, उसमें उसने कलिंग के युद्ध में वो उसने हरा दिया, कलिंग को भी हरा दिया था। लेकिन कलिंग में वहां के औरतों ने भी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने, उन्होंने कहा हम अपना कलिंग नहीं देंगे। और कलिंग में जब बच्चों और औरतों को उसने मरा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसके बाद उसने अपना विजय अभियान छोड़ दिया और उसने फिर अंत में कहा धम्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि। वहां वो चला गया सारनाथ। कहाँ चला गया? सारनाथ में उसने बुद्धिज्म ले लिया। अब बुद्धिज्म, क्योंकि उस समय नया नया बुद्धिज्म था, तो ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था। अब इसने इनकी शरण ही नहीं ली। उसने कहा मैं तो इतना बड़ा ये दिग्विजय राजा हूं। उसने कहा मैं इस बुद्ध को बढ़ाऊंगा। उसने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया, और मालदीव्स, न जाने कहाँ कहाँ, और फार जापान तक सब जगह उसने बढ़ाया, और चाइना में भी बहुत आगे तक गया। तो ये बुद्धिज्म बढ़ाया किसने? ये और किसी का बढ़ाया हुआ नहीं है। इवन जो आप देखेंगे कि बाहमियान के अफगानिस्तान में बड़े बड़े वो मिलते नहीं मूर्तियां, जिसको अभी इसने तालिबान ने इन्होंने तोड़ी है, वो सब इसी की बनाई हुई है। बड़े बड़े स्कल्पचर बनाए गए। तो जब चाइना में इसका प्रचार हुआ तो चाइना से बुद्धिज्म मिशनरी अब कहाँ गई बताइए? बाद में सम्राट तो चला गया, सम्राट तो 600 साल में चला गया। उसके फिर उतने जो और भी आगे के बेटे थे वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन बुद्धिज्म वहाँ रह गया चाइना में। अब उन बुद्धिस्ट मिशनरी ने अभी से जापान में कैसे भेजा बताइए? थ्रू प्रिंटिंग मीडिया। बोधि धर्म नहीं ले गए थे? बोधि धर्म तो यही है, और जो आगे आने वाले थे उन्हें बोधिसत्व कहा गया। ऐसा कहा गया कि जो बुद्ध हैं वो अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। सही है? तो चलिए, बुद्धिस्ट मिशनरी ने अब आगे क्या किया? तो इंडिया से ही ये बढ़ी है, ये बात तो तुमको पता चल गई। और उसी समय में आप देखेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो जहाँ लोग पढ़ने आते थे वो यहाँ से बुद्धिस्ट शिक्षा ही लिया करते थे। और उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने जला दिया था बताइए? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो 6 महीने तक जलती रही। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, और उसमें 5000 सालों की पूरी मेहनत थी, उसने 6 महीने में जला दिया अलाउद्दीन खिलजी। और आने नहीं दिया, चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए, कोई एक भी बुक न ले जाने दिया। वो हिंदू धर्म को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ठीक है, वो 6 महीने में बहुत सारा ज्ञान था, ऋषियों मुनियों को सब उसमें चला गया। अब देखिए, तो बुद्धिस्ट मिशनरी इंडिया में मान लेके आ रहे हैं। इंडिया में बुद्धिस्ट तो यहीं पर ही तो उन्होंने इन्होंने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने। पेड़ के नीचे जब वो बिहार में थे, बिहार इंडिया में, तो कहाँ से आएगा? ये 4 धर्मों का तो उदय यही हुआ है। गुरु नानक का सिख धर्म यही उदय हुआ, बुद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सनातन तो यही कहा है। 4 तो यही धर्म उदय हुए। सही है? तो बुद्ध धर्म हमारे यहाँ का, ये सब बाहर के लोग अभी भी आते हैं, बिहार जाते हैं। वहाँ जो
उस वृक्ष का क्या नाम है जो आज भी कितने साल पुराना, 1500 साल पुराना वृक्ष को छूते हैं? इतना साल पुराना कोई वृक्ष ही कहीं नहीं बचा, वहीं का बचा हुआ वृंदावन नहीं। सारनाथ की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये बौद्ध, सांची का बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप तो सुना है, वहीं पे तो है। चलो, बुद्धिस्ट मिशनरी ने आगे का क्या काम किया? फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड, अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। हैंड प्रिंटिंग वहां पर भी चालू कर दी। हैंड प्रिंटिंग, इन्हीं से यही सब लिख दोगे आपका आंसर बन जाएगा। यही सब जानकारी लिखनी और कोई बाहर की चीज नहीं लिखनी, ठीक है। 2-4 इसमें की चीज होगी, टीचर का हाँ सब सही है, 2-4 तुमने सही फैक्ट लिख दिया, बाकी बना के लिख देना, वो आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा नंबर। दिस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहां से कहां बताई बोलो? टू जापान। अब ये वहां पहुंच गई जापान में। एंड फ्रॉम कब पहुंची बताइए? इन 768, यानी 150 साल बाद से 770 तक फुल फ्लैश पहुंच गई, 2 साल पूरी पहुंचा दी। अब देखो, नाउ देयर वाज ए ग्रेजुअल शिफ्ट, धीरे धीरे अब शिफ्ट होने लगा फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मशीन प्रिंटिंग, ऐसा धीरे धीरे हुआ। इसके लिए हमें अलग से नहीं देखना है कि मशीन कवर, मशीन प्रिंटिंग होगा। अभी जापान, अभी तक ये यूरोप नहीं पहुंचा है, अभी सिर्फ वो कहां पहुंच पाया? जापान। चाइना से जापान पहुंचा, यूरोप और इन सब जगह सिर्फ मटेरियल पहुंच रहा है। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक इन AD 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जो ब्लॉक प्रिंटिंग से करी गई है। देखो ये कौन सा है? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। द ओल्डेस्ट, ये सबसे पहली किताब है जो ब्लॉक प्रिंटिंग से आई है। ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन, ये म्यूजियम में रखी हुई है। जापानीज बुक दैट इज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र वाज वाइडली नोन फॉर, यही है, प्रिंटेड एक म्यूजियम में रखी हुई है। AD 868 में was printed in 868 AD में इसकी प्रिंटिंग हो गई। अब देखो, नाउ कितागावा उतामारो born in Edo, that is Tokyo में, was widely known for its contribution to an art form called ukiyo, that is picture of floating world। सर वो पेज नीचे कर दीजिए। ये पेज देख लो, ये अगला डायग्राम देखो, that is ये कौन है? an ukiyo print by Kitagawa Utamaro। तो that is, ये किसी का नाम है, ठीक है, कितागावा उतामारो। तो इन्होंने प्रिंटिंग की, और ये क्या प्रिंटिंग की? एन आर्ट फॉर्म। जैसे हम लोग अलग अलग नहीं देखते हैं कि कोई कोई तरीके की फॉर्म होती है, आर्ट फॉर्म के अलग अलग नाम होते हैं। मधुबनी आर्ट, ऐसे बहुत सारी होती है। मंडाला ना, निप्पन आर्ट, ऐसे कई कई आर्ट होती हैं। तो ये सारी चीज ऐसे ही एक उकियो आर्ट है, और वो किसने इंट्रोड्यूस की? दैट इज जापान में टोक्यो था, वहाँ का शहर जो है मेन कैपिटल है। तो टोक्यो में कितागावा उतामारो ने उकियो आर्ट इंट्रोड्यूस की, जिसमें प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें क्या किया गया ये देखें, लिखिए, लिखो, दैट इज कितागावा। कहाँ गया कितागावा? किधर मारो, किसको मारा? कितागावा, ऐसे ही नाम याद करो। और किसको मारा? उतामारो।
ठीक है, that is born in Tokyo was widely known for its contribution। अब बात आ गई यहाँ से 1753 बोलना है, ये बीच में डाल दिया, कोई बात नहीं। जापान को ये खत्म कर रहे हैं इसलिए 1753 बोल रहे हैं, फिर हम पीछे आ जाएंगे। जापान में यही मेन है। तो बॉर्न इन टोक्यो इन 1753, ठीक है। और बोलो इन्होंने कौन सी आर्ट बनाई, आर्ट फॉर्म, ठीक है। डेवलप्ड एन आर्ट फॉर्म ओक्यो यूकियो, इन्होंने डेवलप की तो उनको कंट्रीब्यूशन माना जाता है। It is the depiction of ordinary human experience, urban ones, कि शहरी लोग कैसे होते हैं। These prints travel to contemporary US and Europe influenced artists। और बड़े बड़े जो उस समय आपके आर्टिस्ट थे जो इन्होंने बनाई, उसने यूरोप के और यूएस के बड़े बड़े आर्टिस्ट को मोटिवेट किया। उस समय के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे समकालीन, उनमें कौन कौन से मुख्य आर्टिस्ट थे? दैट इज मैनेट, मोनेट एंड वैन गोग। 3 आर्टिस्ट, मैनेट, मोनेट और वैन गोग, 3 आर्टिस्ट जो यूएस और यूके के थे, उनको इन्होंने प्रभावित किया। There is a skilled wood block card pasted the drawing on a wood block and carved a printing block to reproduce the printing line. In this process the original drawing would be destroyed and only prints would survive। तो इसको क्या किया जाता था? देखो ये नई चीज है। जैसे तुम लोग कभी ऐसा किए हो कि बटर पेपर पर सिक्के को उकेरा हो, ऐसा करते हो ना, सिक्के पे पेंसिल से करते हो तो वो रुपया आ जाता है। तो अगर कोई ओरिजिनल प्रिंटिंग होती थी तो इस पे क्या करते थे, ये किसी चीज पे लेते थे, ट्रेस पेपर पे करते थे और फिर उसको किसी में ट्रांसफर करते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से इन्होंने कहा कि जो मेन प्रिंटिंग है उसकी आउटलाइन को डार्क कर दिया जाता था, उसी पे डिक कर दिया जाता था और फिर उसमें कुछ करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो मेन प्रिंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन उससे उस हजारों प्रिंटिंग बन जाती थी। ऐसा कि ऐसा कुछ हो कि हमें वही चीज की रेप्लिका चाहिए, तो ऐसा मैं करूं कि उसमें उसको डिक कर दूं और डिक करने के बाद उसे किसी तरीके से ट्रांसफर किया जाए, उस पर ब्लॉक करके या पेस्ट लगा के ट्रांसफर कर लिया जाए और फिर उसको वो ब्लॉक बन जाएगा, उससे आउटलाइन बनाई जाए, कलर खुद किया जाए। तो ये आउटलाइन से बनाई गई पेंटिंग है, तो उससे जगह जगह कलरिंग खुद की गई। तो पहले आउटलाइन बना ली जाती थी, अभी भी तो ऐसा होता है कि रंग भरो, कई होता नहीं छोटे बच्चों की किताब में, तो आउटलाइन के लिए ऐसा किया जाता था। और इसमें क्या चीज हो जाती थी बताइए? दैट इससे मेन प्रिंटिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। मेन प्रिंटिंग खत्म हो जाती थी और जो जिससे आप ले रहे हो और वो नई इतनी भी बना दो। अब अगला देखिए, नेक्स्ट चित्र में आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ये किसका डायग्राम है? यहाँ बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं और कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग सीन उकियो पेंटिंग बाई सुन मैन कुबो, दैट इज late 18th century, looks out of the window at the snowfall while the women prepare tea and perform domestic duties। एक आदमी खड़ा हुआ, देखो बाहर क्या देख रहा है? स्नोफॉल देख रहा है और जो घर की औरतें हैं वो चाय बना रही हैं। ये भी एक उकियो पेंटिंग है जो जिसका चित्र दिखाया गया है। तो ये किसने बनाई है? दैट इज आप शन मैन कह सकते हैं। दिस प्रिंट वाज मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? ये मुख्य है। दिस प्रिंट वाज मेड बाय शन मैन कुबो। लेट 18th सेंचुरी की बात की जाए तो 1798 में बनाया। ये कोई चीज को तो इसको लिख लो, प्रिंट आ जाएगा, बोला जाएगा किसने बनाई। यही 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा सिविच हु में, कैसे ही होता है। सो लिखिए दैट इज ए मॉर्निंग सीन, और इस हेडिंग का नाम क्या है? प्रिंट का नाम मॉर्निंग सीन। तो इट इज प्रिंटेड बाय शन मैन कुबो। शन मैन। और कितागावा उतामारो ने कौन सी बनाई? दैट इज ए अर्बन लेडी। उसने अर्बन लेडी की जो पिछली पेंटिंग बनाई थी, और किसने बनाई? शन मैन कुबो।
चलिए आगे देखते हैं। इस चीज को कहा जाएगा प्रिंट केम टू यूरोप। अब अगले आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जापान में तो ये पहुंच गया, कोरिया का भी हो सकता देगा, लेकिन यूरोप का दे रहा है। अब हम 1450 में फिर से आ जाते हैं। तो इनका बस यही था, इट वाज 1753 और ये लेट 18th सेंचुरी की है, यानी 1790 ले सकते हो। इन लेट 18th सेंचुरी, इन लेट 18th now how the print came to Europe? शुरू में पार्चमेंट पेपर यूज होता था। पार्चमेंट पेपर तुम लोग जानते हो, ये पेपर एनिमल स्किन से बनता था। पार्चमेंट पेपर हमारे पास भी रखा हुआ है, तो एनिमल स्किन से ये बनता था। जैसे आज ये फिल्टर पेपर आप लोग देखते हो ना, ऐसे ही पार्चमेंट पेपर ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। कैसे दिखता है? अभी मैं देख लेता हूँ, अगर इसे मिल जाएगा तो दिखा दूंगा। जो ऑर्डर किया गया था मिल जाएगा तो सही होगा। ये पार्चमेंट टच करके देखो। ये तो बहुत रिफाइन हो गया, पहले का कैसे होता होगा, बट दिस इज पार्चमेंट पेपर, इट इज मेड फ्रॉम एनिमल। अब मैं और भी देखता हूँ तो ये उस समय कैसा होता होगा, लेकिन अभी तो यही है नॉर्मल, बट इट इज पार्चमेंट। अलग शायद स्मेल भी होती हो, बट स्मेल एनिमल टाइप ही है। समझ में आ गई बात? साइंस में अभी जब आप लोग 11th 12th में जाओगे तो ये पार्चमेंट पेपर प्रैक्टिकल के लिए यूज होता था, तो 11th 12th वालों को करते थे प्रैक्टिकल। अब तो फट जाएगा, हाँ फट जाएगा, फट भी सकता है, बट यही है। तो सबसे पहला पेपर जो आया वो किससे बना बताओ? इट वॉज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड इट वॉज कॉल्ड एज पार्चमेंट पेपर। अब अगले पेज पे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पे क्या बताया जा रहा है? लेट अस सी कि हाउ इट वेंट टू यूरोप। दैट इज ए पार्चमेंट पेपर, जिसका क्या नाम रखा गया बताओ? वेलम। इट वाज मेड फ्रॉम एन एनिमल स्किन, जिसको मोनिका ने बहुत ध्यान से देखा। नाउ in the 11th century animal lover, that is Chinese paper reached Europe via Silk Road। आगे की बात आ गई तो बताओ, अब 11th सेंचुरी में आ जाओ। ये कब तक की बात है? 11th सेंचुरी का मतलब है कि 1000 पे यूरोप पहुंच गया। क्या चीज यूरोप पहुंची जरा ये देखो, ठीक है? तो इन 11th सेंचुरी 1000 से 100 तक 1099 यही तक समझो। जैसे ही 1100 आ जाएगा वो 12th सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है? जैसे तेंदुलकर फर्स्ट से 99 रन बनाए तो कहेंगे वो फर्स्ट सेंचुरी में उसने ये रन बनाए। 100 बनता ही अब 101 वो सेकंड सेंचुरी के लिए चल दिया। 100 रन के ऊपर अब सेकंड सेंचुरी के लिए दौड़ रहा। तो इसलिए इन 11th सेंचुरी क्या हुआ? आखिरी दिन तक रहती है। सो इन 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर, जिसको वेलम कहा गया, वो कहां से कहां पहुंच गया बताओ? रीच्ड यूरोप। चाइनीज पेपर का क्या नाम है वहां देखो? चाइनीज पेपर वेलम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्चमेंट पेपर, रीच्ड यूरोप। कहां से पहुंचा बताओ? किस रूट से?
वाया सिल्क रूट, सिल्क रूट से पेपर पहुंचा दिया। पहले ब्लॉक प्रिंटिंग थी लेकिन वो कपड़ों पे होती थी, और बाद में वो किस पे होने लगी, अब पेपर पे भी होने लगी। नाउ मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर that is returned to Italy in 1295 after many years of exploration in China। मार्को पोलो जैसे ये हम लोग जानते हैं ना, वेन सांग और ये कई चीनी आती थे जो भारत आते थे, उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि यहाँ दोनों तरफ छायादार वृक्ष थे, सुंदर गलियां थी, जल की निकासी का साधन, वो बहुत अच्छा लिखा है सम्राट अशोक के बारे में। तो उस समय ऐसे ही और भी एक्सप्लोरर घूमा करते थे, वो तो चीनी आती था वेन सांग, मार्को पोलो इटली का था और वो पूरी दुनिया में रहता था। उसने अपने पूरे जीवन का आधा जीवन चाइना में बिता दिया और आके यूरोप में बता रहे वहां तो बड़ा अच्छा चाइना प्रिंटिंग कल्चर है। सो मार्को पोलो के बारे में समझिए। मार्को पोलो जो एक्सप्लोरर था, रिटर्न टू इटली, पोलो द एक्सप्लोरर ऑफ यूरोप का ही था। तो वो कब रिटर्न हुआ, रिटर्न टू इटली, अपने ही देश लौटा होगा। कब, इन 1295, ठीक है। लिविंग मैनी ईयर्स इन चाइना, एक्सप्लोर किया उसने चाइना को। तो वो क्या कुछ लिखता है, मैनी ईयर्स इन चाइना। अब देखिए, तो इसके बाद as the demand of book increased, the booksellers all over the Europe began exporting books to many different countries. Book increased, booksellers all over Europe began अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बोलो क्या अभी तक यूरोप में पहुंच चुका है, पेपर पहुंच चुका है। और जब किताबों की डिमांड बढ़ी तो उस समय क्या हुआ, दैट इज यूरोप अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे यूरोप में इसका कैसे विकास हुआ। सो नाउ अगला डायग्राम देखें कि as the demand of book increased, the booksellers began exporting to many countries. Books fairs were held at different places. Production of handwritten manuscripts were also organized. जो हाथ से लिखी किताबें थी वो भेजी गईं। More than 50 scribes often worked for one bookseller. एक हाँ उसमें जरा इस चीज को देखो, किताबों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो 50-50 स्क्राइब का मतलब समझते हो, दैट इज हाथ से लिखने की कला। कि पन्ने पहुंच गए, प्रिंट पहुंचा ही नहीं, ब्लॉक वहां पहुंचे ही नहीं। चाइनीज के ब्लॉक से वो क्या करेंगे, कार्विंग उनको आती नहीं यूरोपियंस को, तो 50-50 हाथ से लिखने वाले एक बुक सेलर के पास रहे। स्किल्ड हैंड राइटर्स अब किसी एक वेल्दी पर्सन के अंडर में नहीं रहते थे, अब बुक सेलर की दुकान खुल गई और एक के हाथ लोग के पास 50 स्क्राइबर्स रहते थे, वो लिखते रहते थे दिन रात, फिर वो किताब बनाता था, वो बेचता था। पहले अमीर लोग होते थे कि हमें इसकी प्रतिलिपि चाहिए, रामचरितमानस की चाहिए, वेदा की, तो वो लिखने वाला पूरा लिखता रहता था 6-6 महीने। अब यहाँ पर ये एक जनरल जॉब हो गया, बुक सेलर लोगों ने हायर करना शुरू कर दिया और यूरोप में डिमांड बढ़ी। ठीक है, ये बात तुम समझ गए ना? अच्छे कैलीग्राफर को रख लेता था कोई, एक बहुत किसी फेमस किसी राइटर की बुक होती होगी और सभी उसे चाहते हैं, तो हायर करके रखता था, तो वो सस्ता पड़ता था क्योंकि वो कईयों को एक साथ अपनी दुकान में रख रहा है, वो चीपर पड़ेगा। और एक आदमी कोई किसी के लिए लिखे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा हो गया, ये बिजनेस बन गया। सो रिपोर्ट पेपर तो उनको मिल गया ना, अब पत्तों पे नहीं लिखा जा रहा है। सो एज डिमांड ऑफ बुक्स इन यूरोप राइज, यूरोप में किताबों की मांग बढ़ने लगी। सो शॉप्स ऑफ बुक सेलर ओपन, ठीक है, क्या होने लगा बताओ? सो शॉप्स ऑफ बुक सेलर ओपन, दे वन बुक सेलर की बुक
seller keep more than 50 scribes. 50 scribes for handwriting. पेपर पहुंच गया है लेकिन अभी मशीन नहीं पहुंची है। यहाँ तक की बात, वो तो ग्रेजुअल लिखा है कि ग्रेजुअली पहुंची, वही हमें पढ़ा। गुटेनबर्ग को किस लिए जानते हो? अब अगला चित्र देखो, दैट इज, यहाँ आपको क्या दिखाया जा रहा है? नाउ दिस इज ए पोर्ट्रेट ऑफ जोहान गुटेनबर्ग। चलिए इनका पोर्ट्रेट देखो, ये क्यों फेमस है? सो पोर्ट्रेट ऑफ जोहान गुटेनबर्ग। नाउ Johann Gutenberg invented the olive painted printing press which provided the model for the printing press. इन्होंने ओलिव, जैतून के तेल से, जैतून, अब ये क्या करते थे, पहले वाटर कलर होते थे, इन्होंने जैतून के तेल में फूलों का पाउडर मिला दिया। अब वो इतना पक्का होता है ना, ऑलिव जो तुमने देखा होगा कि बहुत ये मैरियनी और इन सबको जैतून की पत्तियां लिपते थे, उनके स्वॉर्ड में जैतून की पत्तियां लिपटी हुई थी। तो वो जैतून एक बहुत पेड़ है वहाँ का, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में जैतून का तेल आता है, बालों में भी बहुत लोग लगाते हैं ऑलिव ऑयल, कुछ लोग ऑलिव ऑयल से खाना बनाते हैं। उसमें अगर कलर का पाउडर डाल दिया जाए, उससे प्रिंटिंग की जाए तो वो काफी स्टेबल रहती है, कई सालों तक रहती है। तो इन्होंने जो गुटेनबर्ग में क्या किया, ओलिव प्रिंटिंग प्रेस बनाई और उसमें कैसे कैसे क्या करना है वो आगे का रोल मॉडल जो यहाँ लिखा। तो लिखो इस चीज को कि क्या किया इन्होंने। दैट इज जोहान गुटेनबर्ग। अभी देखते हैं कहाँ के हैं, इनका ओरिजिन कहाँ का है, जर्मनी का है। जोहान गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी had now invented the olive printing press. Which became role model, ये रोल मॉडल बन गई for modern printing press. Now, the first book printed by Johann was the Bible. Metal types were invented by him, which came to be known as movable type printing machine. पहले ऐसा होता था, तुम लोगों ने ऐसा देखा जिसमें इनक्रेव्ड लेटर होते थे, हैंड टाइप राइटर भी तो देखा, उसमें लेटर रेज्ड होते हैं, वो जब ठक से मारते हैं तो वो चीज छप जाती है। रेज्ड लेटर तो होते हैं ना कई चीजें, तो उसको मेटल टाइप राइटर कहते हैं। तो मेटल के ब्लॉक्स को सबको अरेंज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको लॉक करके और उसको किसी में क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अलग अलग लेटर हो, बस एक साथ आप असेंबल कर दो और सिक्योर करके उसको इंक में लगा के लगाते जाओ, वही चीज तो है। तो इन्होंने ये काम किया। सबसे पहली किताब इन्होंने कौन सी बनाई, दैट इज गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का चित्र देखिए, ये गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। तो वो क्या करते थे, मेटल टाइप राइटर है और हाथ से मशीन को एक एक पेज बनाने के लिए उसे रोटेट करते थे। तो उसका क्या होता था, हैंडल से जब प्लेटन होता था, प्लेटन के नीचे पेपर, प्रिंटिंग ब्लॉक है, ये प्रिंटिंग ब्लॉक होगा, वो पेपर पे छप जाएगा, कंप्रेस कर देगा, सही है। ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस, ये आगे इसका मॉडल बनी। तो द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जोहान वाज बाइबल। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मेटल टाइप्स वर इन्वेंटेड व्हिच केम टू बी नोन एज मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। मेटल टाइप्स यानी एम्बॉस्ड, जब लेटर बाहर उभरे हुए थे उसको कहते हैं एम्बॉस्ड लेटर्स, वर यूज्ड फॉर मेकिंग दिस बुक। अब देखिए, which came to be known as the movable type printing machine। ये ऐसी मशीन थी कि ऊपर से ये रोटेट करते थे और रोटेट करने के बाद उसमें छप जाता था। नेक्स्ट, in 100 years between 1450 to 1550, ये कब की बात थी, मार्को पोलो 1295 पे गए, फिर उसके बाद का इनका ईयर कहीं नहीं दिया है,
लेकिन इसके आगे के साल के बारे में कहा गया, मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा कुछ हो। इनका कोई ईयर नहीं दिया है, ये कब के थे गुटेनबर्ग। चलो नाउ जो इन्होंने किया इसमें डेवलप्ड मेटल टाइप्स, इन्होंने इंग्लिश के 26 लेटर्स लिए। 26 लेटर्स में हर लेटर के बहुत सारे इम्बॉसमेंट बनाए, ए बहुत सारे बना दिए, बी बहुत सारे, जितने यूज होते थे। और ऐसा करते हुए ये इनकी जो टेक्नोलॉजी, इन्होंने ये मशीन बनाई, अगले 300 सालों तक इसी मशीन से पूरे विश्व में छवाई, 300 सालों तक। और साथ में द गुटेनबर्ग कुड प्रिंट 250 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर। इनकी ये मशीन 1 घंटे में 250 पेपर छाप सकती। कोई बड़ी चीज रही होगी, इस पर टेक्नोलॉजी तो पता नहीं चली, लेकिन कोई काम हुआ होगा। सो दिस टेक्नोलॉजी was used by वर्ड, ये इसका मतलब ये बहुत मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में। दिस टेक्नोलॉजी was used by world for next 300 years। तो आप यहीं से देख लो, यहाँ से 300 साल कितने होते हैं, मार्को पोलो से ही ले लो तो हो ही जाएगा 1400 साल। फॉर नेक्स्ट 300 years it could print 250 sheets on one side, ये मशीन पर आवर। ये तब के लिए भी बहुत बड़ी स्पीड थी, क्योंकि हैंड से लिखना हो, इससे निकल जाना। नाउ नेक्स्ट, in next 100 years the printing presses were set up in most countries of Europe। तो कब से कब तक? in 1550 तक। अगले 100 सालों में यूरोप के सभी कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस हो गई, चाइना में भी हो गई होगी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो तो फिर इंडिया में कब आई? अभी तक इंडिया में नहीं पहुंची। इसका मतलब ये बाबर के समय की है। 1526 में तो बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा है, तो 1526 अभी तक बाबर के समय तक यहाँ तक कोई किताब नहीं आई। और तुमने जो सबसे पहले उसमें देखा था कि पहला जो है मुगल काल में भी वो कैसे कर रहे हैं, हाथ से ही लिखित है, हस्तलिखित ही तो दिखा रहा था अभी जो पहला चित्र देखा था। तो दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। चलिए, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस प्रूव्ड ए ग्रेट मिरेकल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस वॉज अ ग्रेट मिरेकल। क्या तुमको ऐसा लगता है कि इस प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ने से लोग अब आसानी से, जो बड़े बड़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए हैं जो 1779 और उसके आगे के हुए हैं, ये प्रिंटिंग मीडिया की देन है। कोई भी चीज़ क्विकली लोगों तक पहुंच जाती थी, और तो कोई मीडिया था ही नहीं। तो वो मार्कोनी का जो वायरलेस टेक्नोलॉजी या फ़ोन है वो भी बहुत बाद में आया। तो यही तो एक चीज़ थी जो प्रिंटिंग से लोग मोटिवेट हुए। सो इट वाज ए ग्रेट मिरेकल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। और पहले भी जो इंडिया में दिया जाता था ज्ञान, वो किसके द्वारा दिया जाता था बताइए? श्रुतियों के द्वारा। श्रुतियों के द्वारा, सही है। दैट इज ताड़पत्रों पे चीज लिखी, क्या वो शिष्यों को दे दी जाएगी पढ़ने के लिए? पूरी वेद वो सुना देते थे ऋषि, अब वो पूरी वेद शिष्य लर्न कर लेते थे, और ये कई सालों तक चला। इसी वजह से जो बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उनके शिष्यों ने लिख डाली फिर से। तो ये श्रुतियों का ही तो ज्ञान था जो लोगों में था, नहीं तो अगर वो मिट जाता तो मिट ही जाता। सो हाउ इट रिमेन, उसके बाद भी हम कैसे उसे रिट्रीव कर लेके गए? बिकॉज इट वाज जो हियरिंग से दिया जाए। श्रुति का मतलब सुनना। तो इंडिया में भी दिया नहीं। ताड़पत्र तो पत्ते तो ऐसे ही 2-4 बच्चे हैंडल करेंगे तो टूट जाएगा। तो इसलिए वो सारा जो लिखा हुआ वेद व्यास की लिखी हुई महाभारत भी किसी वो वैसी की वैसी है, बस जिसने पहली बार पढ़ ली फिर सुना सुना के ही होता था। तो आगे देखिए, अब देखो नाउ
गुटेनबर्ग की मशीन तो आप लोगों ने देख ली। नेक्स्ट क्या कहता है, दैट इज जब उन्होंने पहली बाइबल बनाई तो ये बाइबल दिखने में कैसी थी, जरा ये भी तो देखो। प्लेटन आप किसे कहते हो? इन लेटर प्रेस द प्लेटन इज ए बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू बैक ऑफ पेपर टू गेट द इम्प्रेशन। तो आप ये क्या करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में रख दिया जाता है एक पेपर को, उसको दबा दिया जाता है, तो दबने के बाद उस पर रेजिंग हो जाती है और रेजिंग करने के बाद उसमें हल्का हल्का इंक लगाया जाता है। ऐसा होता है, रेज हो जाए और रेज होने के बाद इंक लगा, उसको प्लेटन कहते हैं। ये चीज़ अभी यूट्यूब में आपको दिखाएंगे तो वहाँ दिखेगा कि कैसे प्लेटन का यूज़ किया जाता है। रेजिंग कर दिया, फिर जैसे इंक लगा दी जाए। नाउ ये देखो बाइबल, तो कैसे कैलीग्राफी होती थी, ऐसे देखो। यहाँ चारों तरफ आपको चित्र बने हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इसका ये सही तरीके से इसमें दिखाया नहीं था, ये देखो। तो ठीक है, नीचे और ऐसे कैलीग्राफी से सजाया गया था। बाइबल प्रिंट की गई, तो पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल द फर्स्ट प्रिंट इन यूरोप। इन्होंने सबसे पहले जो बाइबल बनाई, दैट it was made 180 copies of Bible in which 50 of them are still surviving। बाकी तो डिस्ट्रॉय हो गई जिसको जिसको दिया होगा, लेकिन जिसके पास रखी होगी उनसे रिट्रीव की गई लाखों लाखों रुपए में, डॉलर में, उन्होंने जमा की म्यूजियम में। अभी भी 50 कॉपी है, 50 रख ली इन लोगों से। सो कितनी कॉपी बनाई गई बाइबल की बताइए गुटेनबर्ग में, और कितनी अभी बची हैं? सो ही मेड 180 कॉपीज, 50 ऑफ देम is still surviving। उसी एक का पन्ना ये दिखाएंगे। Now, चलिए गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, मेड 180 copies of Bible, out of which 50 still survive। Now, आगे देखो। So in the text you will notice the type of color in various places. This had two functions. It added color to the page and highlighted the holy words। इससे क्या होता था, इसमें ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि रेस्ड अगर लेटर हो और उस पर कलर किया जाए तो उससे वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। रेस्ड अगर एम्बॉस्ड कोई चीज हो तो हाईलाइट होती है कि नहीं? तो दिस रेजिंग इज डन, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई। फिर बाद में जो खाली स्पेस है उसमें कलर फिल किया गया। जरा आप अगले चित्र में नजर डालिए, ये क्या बताता है? यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हो बताओ? एक तरीके से ये ब्लॉक, अलग अलग तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही काम हो रहा है। डिफरेंट वर्क्स, कहीं पर बाइंडिंग हो रही है, कहीं पर प्रिंट हो रहा है, कहीं पर ब्लॉक्स बने उससे इतने पेपर निकल गए हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और ये प्रिंटिंग प्रेस है। डिफरेंट वर्कर्स आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। सो व्हाट इज दिस? ए प्रिंटर्स वर्कशॉप। ये धीरे धीरे डेवलप हो गई एंड इट हैज टेकन द नाउ फॉर्म ऑफ वर्कशॉप। सो आगे की बात करते हैं। Invention of printing press proved a great miracle. With the printing press, a new reading public emerged in the world. Access to book developed a new culture of reading. अब धीरे धीरे लाइब्रेरी का उदय हुआ, क्योंकि जो एक बुक्स थी वो ग्रुप में पढ़ी जाने लगी। अभी जो बुक थी वो एक के लिए नहीं थी, एक पढ़ता था तो 100 सुनते थे, क्योंकि बुक उतनी नहीं थी। तो इससे एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप हुआ, कम्युनिटी डेवलप हुई, और लोगों में अवेकनिंग। एक पढ़ेगा तो ये बोला जाता था कि शाम को बुक पढ़ी जाएगी उस पेड़ के नीचे, तो वहाँ जब पढ़ी जाएगी तो सब इकट्ठे हो जाएंगे कि वहाँ बुक पढ़ी जाएगी या बाइबल पढ़ी जाएगी। तो अब तो असली है, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल दे, बाइबल थी नहीं किसी के लिए, सिर्फ एक ही बाइबल थी, लेकिन वही बाइबल जो कभी बनी हुई थी अब वो पढ़ी जा सकती थी। तुम सोचो कि किस ईयर की बात की जा रही है, जब जीसस रहे होंगे तब तो बाइबल थी, और अब 1500 सालों के बाद लोगों को पढ़ने को मिली। उससे अवेकनिंग बोली गई, अरे ये जो रिलीजियस लीडर कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बाइबल के नाम पे, लिखा तो कुछ और है।
और सुनाया कुछ और जा रहा है। रोमन कैथोलिक उस समय उनका वहीं ढह गए वो कि ये सारी गलत चीजें, बाइबल में कुछ और लिखा है, अगर वो किसी को मिल जाए गुटेनबर्ग सबको दे दें तो क्या असली चीज लोगों को नहीं पता चल जाएगी। तो ये 0 AD पर तो जीसस क्राइस्ट चले गए, लेकिन आप देखिए 1450 में लोगों को बाइबल मिली। तब तक जिसका जो मन किया, जिस पोप ने जितना किया, सारे रोमन अंपायर उन्होंने इसके नाम पे लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे वो बोलते थे ये राजा लुई है, यही अथॉरिटी है। ये सब कहाँ से आया? जो हम लोग कहते थे 3 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, तो क्लर्जी इसीलिए तो डोमिनेट थे क्योंकि वो अपने हिसाब से जो बाइबल बोल देते थे बस वही बाइबल है, जबकि वो बाइबल थी ही नहीं। वो बात समझ आई कि नहीं? और असली चीज आई तो सारे फिर उस समय रिवॉल्यूशन हुए, रिवॉल्व हो गई चीजें, 180 डिग्री रिवॉल्व हो गई, तो रिवॉल्यूशन है। अब देखो तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू पब्लिक इमर्ज इन द वर्ल्ड। जो चीज थी लोगों को पता है, विद प्रिंटिंग प्रेस। आप प्रिंटिंग प्रेस में काम देख रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल चुका है। देखो आखिरी लाइन, पूरी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस। और इसलिए बोलो सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? यूरोप में हुई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आई ना आई होती तो क्रांति होती क्या? विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग, जो पढ़े लिखे थे, रीडिंग पब्लिक वॉज इमर्ज्ड से। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ, एक पढ़ता था तो 100 सुनते थे और फिर उस पर डिस्कस करते थे। तो डिस्कस में तो सब कुछ हो जाएगा, अकेले वाले में तो कुछ नहीं होता था। एक ने लिखी एक ने पढ़ी तो वो किसी को देगा क्या? पढ़ के रह जाएगा। बट किससे काम बन गया? क्योंकि चीपर थे। Now, access to books developed a new culture of reading. Printers began publishing ballads like folk tales. अब printers नया काम करने लगे। Printers now publishing popular ballads. बैलेट का मतलब होता है, जैसे तुमने बैलेट पेपर देखा होगा ना, प्रचार का काम जो होता है, तो दैट इज बैलेट्स का इसका मतलब है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल इन वर्ड्स यूजुअली यूज्ड सung और रिसाइटेड। बैलेट का मतलब है कोई हिस्टोरिकल चीज जिसको गाया जाए उसको बैलेट कहते हैं, यानी हिस्टोरिकल रिसाइट। तो इन्होंने बैलेट भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, सिंगल शीट होती थी। और क्या क्या शुरू कर दिया? दैट इज या फोक स्टोरीज। तो फोक स्टोरीज भी शुरू हो गई और फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब होता है कि बहुत पुरानी कथाएं, ठीक है। Such books will be profusely illustrated with pictures. The line that separated the oral and reading cultures became blurred. Thus, oral and reading cultures became blurred. पहले क्या होता था कि पहले ओरल अलग थे, लेकिन अब इतना मिक्सिंग हो गया, एक था श्रुतियां की जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, और एक है रीडिंग कल्चर। तो अब धीरे धीरे लाइन खत्म हो गई, रीडिंग कल्चर लोगों में डेवलप हो गया और ओरल कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो गया, दोनों मिल गए। समझ में आई? ओरल का मतलब इसी से पढ़ के सुनाया जाने लग गया। पहले सिर्फ ओरल चलता था, वो खत्म होता गया, ये बढ़ता गया। अल्टीमेटली दे हैव कहीं ना कहीं मिल गए होंगे। सो नाउ दे वर ब्लेंडेड, किताबें थी उसी को सुनाया जाने लगा। आगे क्या हुआ? नाउ द प्रिंटिंग बिगेन, printers began publishing ballads and print developed the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. देखो यही बात हो गई, धीरे धीरे the print culture introduced a culture of discussion and debate. अब लाइब्रेरी बनना शुरू हो गई, जहां किताबें एक है पढ़ने वाले 4 हैं, तो क्या होगा? नाउ प्रिंट कल्चर स्टार्टेड ए न्यू ईरा। कौन सा ईरा? ऑफ डिबेट। डिबेट किस चीज का? कि हमें जो बताया जा रहा है वो अलग है, जो रिलीजियस लीडर बता रहे हैं, और जो उसमें लिखा है वो अलग है। तो डिबेट और डिस्कशन होगा कि नहीं? कि अभी अभी बाइबल बना के दी गुटेनबर्ग ने, वो अलग चीज लिखी है और हमारे सारे वो पोप अलग बता रहे हैं।
तो डिबेट एंड डिस्कशन होने लगा। लोग तो तुम्हें रोम में पता है पैसा देते थे, गुल्लक रखी थी रोमन, ये पोप लोग बहुत वैसे थे, बोलते थे इसमें पैसा डालो और इतना पैसा डालोगे तो तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा, उतना डालोगे तो हेवन मिलेगा। खूब पैसा इकट्ठा है। आप यूट्यूब में जाके देख लो, सिंपली लोगों को गरीब बना रहे थे कि इफ आज भी इनमें ये होता है कि यू शुड, कैथोलिक्स में होता है, जिसमें भी होता है, प्रोटेस्टेंट में भी होता है कि आप जाकर एडमिट करो पोप के सामने कि मेरी ये गलती है, फिर उसके लिए बोलेगा तुम्हें क्या करना है। अच्छा इतना इसमें डाल दो, उतना इसमें डाल दो, तुम्हारी गलती है, मैं माफ करवा दूंगा। वो बिल्कुल ब्रोकर बना हुआ है। लेकिन अभी भी लोग मानते हैं कुछ लोग, ये बहुत ओल्ड है, ये तो यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। ये वही ट्रेंड था जो उस समय चल रहा, इसीलिए सुप्रीमेसी में थे। अब आगे देखिए, दैट इज these were mainly people who welcomed these printing books because they felt that book will enlighten them, educate them, enhance their knowledge and even help them in ending despotism। तो उनमें जो there were many people, इसका किसी ने विरोध नहीं किया होगा तो रिलीजियस लीडर ने, क्लर्जी ने किया होगा, और किसी ने नहीं। There were many people who welcomed printing books, printed books को उन्होंने वेलकम किया। क्यों वेलकम किया? They felt as it could enlighten them, educate them, और ठीक है, एंड हेल्प देम। वो निराशा में जी रहे थे, उनका उस समय बड़ा, डेस्पोटिज्म का क्या मतलब होता है? निराशावाद। एंड इट कुड हेल्प देम टू एंड डेस्पोटिज्म, उनकी निराशा का यह अंत कर सकता, यही उन्होंने सोचा किताब ही कर सकती। ठीक है, इनहेंस देयर नॉलेज, इनहेंस देयर नॉलेज and end their despotism। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है निराशा। देखें तो इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी, इनकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन 1517, इनका आपके बुक में दिया होगा, तो ये वो मार्टिन लूथर आप ना समझो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरे मार्टिन लूथर। ये एक प्रिंटिंग के लिए रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। सोचो जरा, ये सबसे बड़ी घटना है यूरोप की। इन्होंने वो 95 थीसिस लिखी जो बाइबल ने बताई हैं, उसमें से चुन चुन के लाए और हर जाके चुपचाप रात को जगह जगह चर्च पे चिपका दिए। ऐसा किया और उसके बाद अगले सुबह ही तहलका मच गया। सोचो, तुमको पोप और कुछ और बता रहे हैं वहां के प्रीस्ट, और बाहर जाके चिपका दे, नीचे लिख दे फ्रॉम बाइबल। 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने। फिर इनका जो हुआ वो तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन किया इन्होंने ऐसे। लिखिए इन्होंने क्या किया। इन 1517 रोम तो तभी ढह गया, उसके बाद फिर बचा नहीं रोम। इन दैट इज द रिलीजियस रिफॉर्मर। सबसे पहले यूरोप में धार्मिक क्रांति हुई, रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी। कुछ लोग पोप की तरफ ही हो गए और कुछ लोग क्या हो गए, इनकी तरफ हो गए। जिन्होंने इसका विरोध किया वो प्रोटेस्टेंट कहलाए और जो उसके साथ थे वो कैथोलिक कहलाए। इससे क्रिश्चियनिटी दो भागों में डिवाइड हो गई, एक कैथोलिक क्रिश्चियन और एक प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोटेस्टेंट। बोलेंगे हम गॉड को तो मानते हैं लेकिन इन सब का प्रोटेस्ट करें तो वो प्रोटेस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एक होता है श्वेतांबर दिगंबर, जिसमें जैनों में हीनयान महायान, बुद्धिज्म में। हम लोगों में क्या होता है कि अलग अलग मतों के मानने हैं, कोई शिव को मानने वाले, कोई वैष्णव है, कोई शैव संप्रदाय है। तो ऐसे ही, और
मुस्लिम में भी 72 फिरके हैं अलग अलग, तो शिया सुन्नी मुख्य हैं, और इसी तरीके से इनमें बने प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया बताइए, रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी मार्टिन लूथर, अभी इनका फोटो दिखाएंगे, रोट 95 थीसिस। थीसिस कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए, फ्रॉम बाइबल। 95 थीसिस इन्होंने लिखे, जो खुद भी लिखा होगा। 95 क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस, कि ये चर्च वाले कौन होते हैं आपका गुनाह माफ करने वाले, क्या पैसा दे के गुनाह माफ किया जा सकता है, तो अमीर तो इस समय हमेशा माफी पा लेंगे। क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक, जिसने इसका विरोध किया वो क्या कराएंगे बोलो, प्रोटेस्टेंट। Now, print and popular religious literature stimulated various distinctive individual. अब आगे देखिए सर, एक पॉइंट और भी तो है ना कि जब प्रिंटिंग वेलकम किया जा रहा था तो लोगों में डर का था ना कि वो गलत ना प्रिंट हो जाए। अब देखो इसमें आएगा तो बता देंगे। अब एक अगला डायग्राम देखो, ये क्या बता रहा है, द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो दैट इज न्यू पब्लिक रीडिंग डेवलप हो गई। अब इसके बाद ये क्या है, देखिए, द रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। ये बात कही जा रही, जैसा ये बता रहे हैं अंकुर राज, कि फियर ऑफ प्रिंट का क्या मतलब है, कि दैट इज प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन है डिबेट, और इवन दोज हु डिसएग्री विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। कुछ लोग अथॉरिटी का सपोर्ट कर रहे थे, अगर आप विरोध में भी प्रिंट कर सकते हो। कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो सरकार के समर्थन में, और जो डिसएग्री करेंगे हम वो भी प्रिंट कर सकते हैं। दुश्मन भी तो प्रिंट कर सकता है ना, अगर दोस्त कर सकता है तो दोज हु डिसएग्री, दोज हु वांट रिवोल्ट आल्सो कैन प्रिंट। सो ये प्रिंटिंग मीडिया दोनों को इनेबल करता था। थ्रू द प्रिंटिंग मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। नो, नॉट एवरीवन वेलकम्ड, दोज हु डिड also had fears, many were apprehensive of the, किसी को डर था, that easier access to the print world से क्या होगा, could have the people's mind। और इसके अलावा अगर किताबें लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएंगी, ये कहा गया कि किताबें किसको दी जाए किसको ना दी जाए इस पर कंट्रोल रखो, और अगर लोग आसानी से किताब पा लेंगे तो क्या होगा, ये उनका माइंड चेंज कर देगी। और ये भी डर था कि लोग गलत चीज भी छाप सकते हैं, और उसको कोई रेगुलेट नहीं करेगा तो फिर गलत आइडिया सर्कुलेट हो जाएगा, क्योंकि इट इजीली लोगों का माइंड चेंज कर रही है। तो ये जब कोई नई चीज आती है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी है आ रही, तो लोग सोचते हैं इसका गलत उपयोग ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन सर्वाइव करेगा और उसको ओवरकम कर लेगा। जैसे इंटरनेट पे सर्वाइव किया और ओवरकम कर लिया और उसको अपने लिए यूज कर रहा है। तो ऐसे जब कोई नई चीज आती है तो इसमें ये बात कहेगी। अब जरा देखिए कि ये कौन सी प्रिंटिंग है और इसमें क्या दिखाया गया है। Now this is a print, ऐसा दिखाया गया है कि this is one of the image produced in early modern Europe celebrating the coming of print। यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है, you can see the printing press descending from heaven, ऊपर से heaven से printing press आ रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसमें दिखाया जा रहा है। and carried by a goddess, देवी ला रही है, on two sides of goddess blessing of machines, और उनके पास मशीन की ब्लेसिंग है, ये देखिए। और आर मिनर्वा एंड द गॉडेस ऑफ फ्रीडम एंड मर्करी द मैसेंजर ऑफ गॉड। एक तरफ मिनर्वा बुद्धि की देवी खड़ी है, जैसे हमारे सरस्वती होती हैं, तो एक तरफ मिनर्वा खड़ी है, प्रिंटिंग प्रेस की देवी है बीच में, और ठीक है, एंड ऑन अदर साइड मर्करी, दैट इज मरकरी क्या होता है, वो प्रकाश की ज्ञान की देवी होती है। तो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी, दोनों खड़ी है, बीच में प्रिंटिंग प्रेस की देवी, और वो ऊपर से उतर रहे। नीचे क्या है, नीचे दिखाया जा रहा है 6 पायनियर प्रिंटर्स ऑफ डिफरेंट होल्डिंग प्लेट्स
तो अलग अलग तुम देखो फोटो दिखाई गई है, लोग अब फोटो नहीं है, तुम देख रहे हो लोगों के हाथ में यहाँ पोर्ट्रेट है गोल गोल, 6 पायनियर्स हैं। वो जो तुम्हारी बुक में दिखा होगा ये पोर्ट्रेट है, मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ तो इसमें अब तुम्हें पता चल जाएगा। इनके हाथ में पोर्ट्रेट्स दिख रहे हैं, तो ये लोग फोटो लिए हुए हैं नीचे देवी देवता की। ये बहुत महान लोग जिन्होंने, जैसे मैंने इनका नाम गुटेनबर्ग और ऐसे इटली के हैं और भी जो होंगे, इसमें भी गुटेनबर्ग, इसमें भी गुटेनबर्ग होगा ही, सर्कल। सर्कल बनाए गुटेनबर्ग है। तो ये 6 महान लोग हैं और ऊपर से नई प्रिंटिंग प्रेस उतार है। नाउ इससे पता चलता है इन द मिडिल ग्राउंड ऑफ द लेफ्ट फिगर इज द पोर्ट्रेट ऑफ गुटेनबर्ग, जिसको सर्कल किया गया है वो कौन है? तो इसमें लिखा गया है कि इनमें एक गुटेनबर्ग भी है। ये देखो इन द मिडल जो सर्कल किया गया है वो कौन है? गुटेनबर्ग। अब आगे की देखिए। नाउ सो लोगों में एप्रीहेंशन भी था, तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड वेरियस डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल, वेरियस डिस्टिंक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ। अब फेथ को वो नहीं माना जाने लगा जो चर्च से बताया जाता था, जो लिखा था उसको मानने वाले अलग थे, उसको इंटरप्रेट करने वाले अलग थे और समझने वाले अलग थे। तो लोगों में वेरियस आइडियाज और वेरियस ब्रांचेस बने। अब लोग समूह में नहीं जीते थे, भीड़ चाल नहीं चलते थे कि एक जिधर चल गया तो हम भी चलेंगे। लोगों के अपने अपने आइडियाज थे, लोग अलग अलग ग्रुप बनाने लग गए। देखिए इस चीज को। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर। प्रिंट का उतना महत्व नहीं था और उस समय बड़े बड़े राइटर भी नहीं थे। देखो राइटर तब पैदा होते हैं, आपको क्या लगता है ये शेक्सपियर क्यों पैदा हुए होंगे? अगर उनको पढ़ने वाले होंगे तो पैदा हुए होंगे। जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ा तो लोग सोचते हैं हम भी इस फील्ड में जाएं, कुछ लिखें जो हमारे अंदर है। तो उसको वो लिखते थे और लोगों तक जब पहुंचता था तो वो उनको मोटिवेट करेगा, आप कुछ लिखें और लोग पढ़ने लग जाए, लोगों तक पहुंच जाए, तो उससे नए नए नहीं तो अदरवाइज एट दैट टाइम देयर वाज रिलीजियस मैटर ओनली। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? प्रिंट एंड रिलीजियस मैटर्स स्टिमुलेटेड द आइडिया। लोगों में इसने उद्दीपक का कार्य किया। जैसे आप कोई चीज देखें और उससे स्टिमुलेशन आ जाए, आप में रसगुल्ला देखें और खाने का मन कर जाए, दैट इज समथिंग यू सी एंड समथिंग विद इन योर सेंसेस दे अराइव टू गेट इट, उसको ग्रैब करने के लिए, उसी को तो स्टिमुलेशन कहते हैं। स्टिमुली से स्टिमुलेशन होता है। तो दैट इज प्रिंट एंड रिलीजियस मैटर स्टिमुलेटेड न्यू आइडियाज अमंग पीपल। लिखिए इस चीज को। एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर, पॉपुलर कौन सा रहा होगा उस समय? बाइबल रही होगी, ठीक है। और या फिर मोसेस की लिखी हुई। जीव्स का कौन सा था? उनके प्रॉफिट कौन थे? मोसेस। और जो क्रिश्चियंस थे उनके प्रॉफिट कौन थे? दैट इज जीसस। यही है कि नहीं? और तीनों के कंबाइंड प्रॉफिट कौन है बोलो? दैट इज क्रिश्चियन के, ज्यूज के और इस्लामिक के, मुस्लिम्स के, इब्राहिम। इसीलिए ये सब देश एक साथ मिलकर अब्राहमिक अकॉर्ड ही तो साइन किए थोड़े 3 महीने पहले। अगर देखें तो इन तीनों की सेम ब्रांच है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन हुए बताओ? मोसेस। कौन से हुए? मोसेस को मानने वाले क्या कहलाए? ज्यूस। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ज्यूस क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। पेड़ों को देखा नमस्कार कर लिया, मिट्टी को नमस्कार कर लिया। ज्यूस किसको करते हैं बोलो? प्रे किसको करते हैं? दैट इज प्रे। किसको प्रे करते हैं? नेचर। कभी तुम केरल गए, उस सिनेगॉग देखा है इनका? हॉल में कुछ नहीं रहता, बस खिड़कियां रहती हैं, वो खिड़कियों में अंदर देख कैसे हाथ जोड़ते हैं सिनेगॉग, बस वो नेचर की पूजा करते हैं। अच्छा, ज्यूज में एक कौन निकल आया बताइए? जीसस क्राइस्ट। बोले मैं भगवान का पुत्र हूँ। बोले तुम कैसे भगवान के बेटे? हम तो नेचर को पूछते हैं। और इन्होंने कहा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं आप में खास हूँ। तो वहां के रिलीजियस लीडर को पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो इनमें कौन आया बोलो? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्या कहलाए? क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन। क्या तुमको मालूम है क्रिश्चियन में भी 2 अलग अलग रिलीजन है? कौन कौन से बने? प्रोटेस्टेंट और दूसरा कौन था? रोमन या कैथोलिक्स भी लिख लीजिए, कैथोलिक। और एक कौन सा है? प्रोटेस्टेंट। रोमन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सबसे पुराना तो
रोमन ही है। रोमन कैथोलिक था हिटलर, इसीलिए वो इनसे नफरत करता था कि हमारे जीसस को मार दिया, उसने सारी दुनिया के ज्यूस को मार डाला। ये कौन था? रोमन। ये हिटलर कौन था बताओ? रोमन। बिल्कुल फेथ रखता था हर पुजारी पे, प्रीस्ट पर। उसने कहा बोलो हमारे जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, अब मैं एक भी ज्यूस को नहीं छोड़ूंगा। ये कौन था बोलो? एडोल्फ हिटलर। प्रोटेस्टेंट्स को भी मारा गया। हैं? प्रोटेस्टेंट्स जो थे इनको भी मारा। प्रोटेस्टेंट तो उसके क्रिश्चियन को क्यों मारेगा? उन्होंने प्रोटेस्टेंट को नहीं मारा, इनको मारा कि जिसने मेरे ज्यूस को मारा उसको मैं मारूंगा। बोलो बात समझ आ गई? इसके बाद आगे चले, ये निकल गए, इनमें से आधे अलग हो गए। अब जो बचे, अब इन्हीं में आए प्रॉफेट मोहम्मद। कौन आ गए? प्रॉफेट। कौन आ गए बताइए? मोहम्मद। उन्होंने कहा इनके पहले 1024 प्रॉफिट आए। ये सब अब्राहम इनसे पहले आए थे। इनसे पहले कौन आया था? अब्राहिम। अब्राहिम में से ही सब आए। फिर उनमें एक मूसा अलग हो गए, और मूसा अलग हो गए थे, उन्होंने कहा नेचर को मानेंगे, वो अलग हो गए। ठीक है, सब अब्राहिमिक है। अब्राहिम इनका सबसे पहला प्रॉफिट, पहला पैगंबर, जो पैगाम लेके आए वो पैगंबर, भगवान का पैगाम लेके आ गया। तो क्या कहलाएगा? क्रिश्चियन, ओनली क्रिश्चियन के ऊपर बात हो रही, सारे धर्म की बात हो रही, सारी बात हो रही कैसे सारे ब्रांच दुनिया के सारे रिलीजन बने। यहाँ तक तुम पहुंच गए। प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि किसी को मत मानो, बस हम लास्ट प्रॉफिट है, हमारे बाद कोई नहीं आएगा। और किसको मानो? खुदा को। सही है। तो खुदा को जिसने माना वो सब क्या हो गए बोलिए? मुस्लिम हो गए। और मुस्लिम में भी दो रिलीजन हो गए। कौन हो गए बताइए? शिया। शिया लोग कहते थे कि हम, कुछ लोग ऐसे थे बोले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कुछ लोग प्रॉफिट को बड़ा मानने लग गए, वो शिया कहलाए। और लोग, कुछ लोग कट्टर हो गए, नहीं खुदा कोई मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, इनको भी नहीं मानेंगे। इन्होंने भी यही कहा था हमको भी मत मानना। तो इन दोनों में अब क्या होता है? क्लैश होता है। एक कौन कहलाया? जो बिल्कुल भगवान को ही मानने लग गए, उन्हें क्या माना गया? सुन्नी। और जो सभी को मानते थे, यानी ये प्रॉफिट को भी मानते थे कि गुरु भी कुछ है, थोड़ा सा डेविएट हो गए इनकी शिक्षाओं से, तो उन्हें क्या कहा गया बोलो? शिया। कितनी बात तुमको समझ में आ गई? तो सुन्नी का मानना था कि सबसे पहले ये अलग क्यों हुए, ये तो हमारे साथ यहाँ तक चले, तो दुनिया से पहले शिया को हटाओ। इसलिए इराक ईरान युद्ध 40 साल तक चला। इराक में सारे कौन है बताओ? शिया। ईरान में और इराक में सुन्नी है। तो दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड वार हुआ है, और सारे सबसे ज्यादा मुस्लिम ही मरे हैं। तो सुन्नी चाहते हैं पहले इनको मारेंगे, इनको मारने के बाद हम सब क्रिश्चियन को मार डालेंगे, और फिर ये मर जाएंगे, फिर ज्यूस को मारेंगे, उसके बाद फिर हिंदू और बुद्धिस्ट को मारेंगे। अभी हम काफी से सर, तो हिंदू और मुस्लिम, ये सुन्नी का प्लान। जो जिहादी कहीं पकड़े जा रहे हैं वो सुन्नी है। उन्होंने क्या चाकआउट प्लान कर रखा है? पहले सब शिया मारेंगे। भाई तुम लास्ट तक हमारे साथ आए थे, क्यों अलग चल दिए? तो जब ये मर जाएंगे, कह रहे जब सब शिया मर जाएंगे। और वहां पाकिस्तान में क्यों प्रोटेस्ट हो रही थी तलवार लेके? शिया शिया काफिर शिया। यूट्यूब पे सब है, वहाँ यही चला रहता है। सारे हमारे बीच में 40% शिया, इनको मारो। तो वो तलवार लेके निकल पड़ते हैं। ठीक है, इनको मारा जाएगा। अभी बांग्लादेश में भी हो गया कि काफिर अहमदिया, मारो उनका गला काटो। तो हिंदू अब्राहिम के ऊपर है क्या? इनको क्यों मारेंगे? क्योंकि अभी अभी तुमसे भाई अलग हुआ हो तो तुम्हारी उससे ज्यादा दुश्मनी होगी कि चचेरे भाई से, अभी वाले से लड़ाई तो उसी से होगी। तो ये जब इनको मार देंगे, फिर कहेंगे क्रिश्चियन और पीछे, अब तुम्हारा नंबर, चलो तुम क्यों अलग हुए, फिर तुम्हारा नंबर। जब ये सब मर जाएंगे, फिर हिंदू, बुद्धिज्म, पंजाबी हो जाएंगे। इतना तुम्हें समझ आ गया आप? लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी बात है कि 800 करोड़ लोग हैं, और उसमें 200 करोड़ कौन है बोलो? 240 करोड़ कौन है? क्रिश्चियन। ये कौन है सबसे नंबर 1 पे? कौन है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के बाद 190 करोड़ पूरी दुनिया में कौन है? मुस्लिम, जिसमें 17 करोड़ भारत में भी है। लेकिन मैं उसमें भी सुन्नी अलग है, सुन्नी ये सब सोचते हैं। अब इसके बाद 140 करोड़ कौन है? बुद्धिस्ट, जिनको बुद्धिस्ट किसने बनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने।
वो इतना दुखित हो गया, उसने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चाइना, जापान सब जगह अपने बेटे राहुल और पुत्री संघमित्रा को भेज भेज के बुद्धिस्ट बना दिया। दोनों लोगों। तो कौन है वो लोग? बुद्धिस्ट। और उसके बाद 110 करोड़ कौन है? हिंदू। और ज्यूज, ज्यादातर ज्यूज मार दिए गए, 0.9 करोड़ बचे, हिटलर ने मार डाले थे बहुत सारे। क्यों तुमने हमारे जीसस को मारा, अब तुम मरो। तो होलोकास्ट हुआ। समझ आई बात की नहीं? लेकिन अब चिंता का विषय है, इन मुस्लिम में भी 190 करोड़ मुस्लिम में सिर्फ 60 करोड़ ही सुन्नी है। तो 60 करोड़ 800 लोगों को कैसे मारेंगे? ये वो भी उनकी जान सूखी जा रही, इतने को हम मार कैसे पाएंगे? लेकिन मार तो देते हैं इसे। चलो ये बहुत बड़ा अभियान है जिसमें हम सब लोगों को मरने में सहयोग दें। हमें मरना है, वो मारने आए तो मर जाना। दिल्ली बोल सब वो लोग एक आते हैं मार के भी जाते हैं। अमन शांति तो छोड़ो, मारने का अभियान चला। सर